हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। F1 और F2 दो तरह के खाद्य पदार्थ हैं तथा इनमें विटामिन V1, V2 और V3 है। एक मानव शरीर की रोजाना कम से कम जरूरत 1 मिलीग्राम विटामिन ए, 50 मिलीग्राम विटामिन 2 और 10 मिलीग्राम विटामिन V3 है। यह मालूम है कि खाद्य पदार्थ F1 में 1 मिलीग्राम V1, 100 मिलीग्राम V2 और 10 मिलीग्राम V3 की मात्रा है। एक और खाद्य पदार्थ F2 है, इसमें 1 मिलीग्राम V1, 10 मिलीग्राम V2 और 100 मिलीग्राम V3 की मात्रा है। खाद्य पदार्थ F1 की एक इकाई का मूल्य 1 रुपए और F2 की एक इकाई का मूल्य 1.5 रुपए है। उस आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिससे शरीर को प्रत्येक विटामिन की कम से कम न्यूनतम मात्रा मिल सके। तो यहाँ पर हमें आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है। प्रश्न को देखने से पता लगता है कि यह एक रेखिक प्रोग्रामन की समस्या है जिसे हमें हल करना है और इसका न्यूनतमीकरण करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके लिए मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखिए, मुख्य अवधारणा में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा और इसको किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि होगी। तो यहाँ पर इसकी जो क्रियाविधि की बात करें तो इसकी क्रियाविधि होगी कि सबसे पहले हम असमीका का निर्माण करेंगे। असमीका का निर्माण, असमीका का निर्माण, उसके बाद उसको हल भी करना है हमें। उसके बाद हल और उसके बाद सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना। सुसंगत क्षेत्र के बाद कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। ये इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा आप कह सकते हैं। अब हम चलते हैं, इसको एक बार और लिखते हैं बच्चों। कोणीय बिंदु, ये कोणीय बिंदु लिखा गया है, ठीक है, कोणीय बिंदु। अब हम पहले मान लेते हैं कि माना माना मिश्रण में, माना मिश्रण, माना मिश्रण में देखिए दो प्रकार के हमने उसमें भोज्य मिला है। तो माना मिश्रण में F1 की मात्रा मात्रा x किलोग्राम है। x मिलीग्राम में बच्चों, x मिलीग्राम में दिया हुआ ना सब कुछ, तो x मिलीग्राम है, ठीक है। जिस प्रकार लिखा गया है वैसे लिख लेते हैं हम, मिलीग्राम, मिलीग्राम है तथा F2 की मात्रा, F2 की मात्रा y मिलीग्राम है। ये हमने मान लिया है, F1 की मात्रा x मिलीग्राम, ये मिश्रण की बात हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसका उद्देश्य फलन। तो हम इसका उद्देश्य फलन यहाँ तैयार कर लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं उद्देश्य फलन z बराबर, देखिए क्या क्या मूल्य दे रखा है। हमें मूल्य दे रखा है F1 के लिए x, और 1 रुपए का मूल्य है तो 1x हो जाएगा। इसका 1.5 रुपए का मूल्य है तो 1.5 y हो जाएगा। और हमें इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो इसका न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रतिबंध, प्रतिबंध। तो प्रतिबंध में पहला प्रतिबंध क्या होगा, देखिए पहला प्रतिबंध होगा x प्लस वाई, ये दोनों ही क्या होंगे, एक या एक से अधिक होंगे। क्यों होंगे वो देख लो आप, क्योंकि F1 मिश्रण में V1 की मात्रा कितनी है हमारे पास, V1 में मैं एक बार पढ़ के समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि V1 हमें कितना चाहिए, कम से कम 1 मिलीग्राम, ठीक है। उसके बाद F1 में V1 कितना है, 1 मिलीग्राम, F2 में भी कितना है, 1 मिलीग्राम। तो दोनों का योगफल क्या होगा, एक या एक से अधिक होगा। तो x प्लस वाई का मान एक या एक से अधिक होगा, यही हमने यहाँ पर लिखा है। दूसरा अवरोध देखिए, दूसरा अवरोध बनेगा हमारे पास, इसको मैं लिख देता हूँ, ये होगा 100x प्लस 10y,
100x प्लस 10y, और ये बड़ा या बराबर होगा किससे? 50 से। देखिए ये कैसे आया, ये भी आप एक बार समझ लीजिए। V2 की मात्रा कितनी है हमारे पास? V2 कितना चाहिए हमें? कम से कम 50। ठीक है। उसके बाद F1 में V2 की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम। और F2 में V की मात्रा कितनी है? 10। तो इसीलिए आ गया आपका 100x प्लस 10y, और ये बड़ा या बराबर होगा किससे? 50 से। ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद तीसरा अवरोध क्या बनेगा? देखिए तीसरा अवरोध बनेगा 10x प्लस का 100y, और ये बड़ा या बराबर होगा किससे? 10 से। क्योंकि हमें प्रश्न में यही बातें दी गई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। V3 के लिए, V3 के लिए कम से कम कितना चाहिए हमें? 10। F1 में V3 की मात्रा कितनी है? देखिए 10 है। और F2 में V3 की मात्रा कितनी है? 100 है। ठीक है, तो 10x प्लस 100y बड़ा या बराबर होगा किससे? 10 से। तो ये सारी बातें समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अवरोध क्या बनेगा कि x और y ये दोनों ही क्या होंगे? जीरो या जीरो से बड़े होंगे, क्योंकि हमने क्या किया है? देखिए हमने जो माना है उसमें यही बात है। F1 की मात्रा x मिलीग्राम है, तो ये इसका मतलब हुआ कि x का मान क्या होगा? यहाँ पर x का मान जीरो या जीरो से अधिक ही होगा, और इस स्थिति में y का मान जीरो या जीरो से अधिक ही होगा। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, उधर हमने लिख दिया है इसको। अब बारी बारी से हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले पहला अवरोध हल करेंगे, लिख लेता हूं मैं। यह है x प्लस वाई का मान एक या एक से अधिक के हल क्षेत्र के लिए, के हल क्षेत्र के लिए, इसके हल क्षेत्र के लिए इसको हल करेंगे। तो इसके हल क्षेत्र के लिए सबसे पहले इसके संगत समीकरण बनाएंगे। तो संगत संगत समीकरण, देखिए इसके संगत समीकरण क्या होगी? ये होगी x प्लस वाई बराबर एक हो जाएगी। उसके बाद इस पर बिंदु लेंगे, तो इस पर बिंदु ले सकते हैं हम। देखिए x का मान 0, तो y का मान कितना आएगा? 1। तथा यदि आपने y का मान 0 रखा तो x का मान 1 आएगा। उसके बाद यह असमीका, असमीका मूल बिंदु 0 0 को, 0 0 को संतुष्ट, देखिए नहीं करती है, नहीं करती है। उसके बाद अब दूसरा अवरोध लिखेंगे और समझेंगे। दूसरा अवरोध है हमारे पास। देखिए यदि मैं इसको 0 0 काट दूं तो क्या बनेगा? ये 10x प्लस हो जाएगा y, और ये बड़ा या बराबर होगा किससे? 5 से। के हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए, के लिए, इसके हल क्षेत्र के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले इस पर बिंदु लेंगे, तो यहां से लेते हैं इस पर बिंदु। देखिए यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 5। तथा यदि y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आएगा? 1/2। तो 1/2 कोमा 0 आ जाएगा। और यह असमीका, असमीका मूल बिंदु 0 0 को, 0 0 को संतुष्ट नहीं करती है, ये भी संतुष्ट नहीं करती है। ठीक है, इसी प्रकार अब तीसरी ले लेते हैं। अगर हम इसको भी भाग लगाएंगे तो ये x प्लस 10y बड़ा या बराबर होगा 1 से। इसको लिख देंगे हम, ये हो जाएगा। तीसरा नंबर डाल लेते हैं यहाँ पर। और x प्लस का 10y बड़ा या बराबर होगा किससे? 10 से। आ, 10 से कि एक बार देख लेते हैं बच्चों, 1 से। ठीक है ना, क्योंकि सारे जीरो तो हमने काट ही दिए, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। उसके बाद अब ये हल क्षेत्र के लिए, के हल क्षेत्र के लिए, इसके हल क्षेत्र के लिए सबसे पहले इसके संगत समीकरण लेंगे। तो संगत समीकरण, संगत समीकरण क्या बनेगी? संगत समीकरण x प्लस 10y बराबर कितना आ जाएगा? 1। इससे समीकरण 3 बना लेंगे। देखिए दो समीकरण हमने पहले से ही बना रखी है, एक यहाँ बनाई है,
और इसके संगत समीकरण नहीं बनाई है बच्चों, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसके के लिए संगत समीकरण। संगत समीकरण देखिए, इसके संगत समीकरण क्या बनेगी, यहां से लिख लेते हैं हम। इसके संगत समीकरण बच्चों यहाँ बनाता हूँ, थोड़ी जगह कम है, तो ये बन जाएगी 10x प्लस का y और बराबर किसके होगा, ये 5 के। ठीक है ना, इसको मैं समीकरण 2 बना देता हूँ। ये मैंने 10x प्लस वाई बराबर 5 लिख दिया है, क्योंकि संगत समीकरण हमने यहाँ पर बनाई नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसे समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब इस पर भी बिंदु ले लेंगे, तो यहाँ ले लेते हैं इस पर बिंदु। तो बिंदु में देखिए, यदि x का मान 0 रखा आपने, तो y का मान कितना आएगा, 1/10 आ जाएगा। तथा यदि y का मान 0 रखा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1, तो ये 1,0 हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो असमीका है, असमीका मूल बिंदु को मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, ये भी संतुष्ट नहीं करती है, संतुष्ट नहीं करती है। तो ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, ये बात भी हमने लिख ली है। अब चौथा अवरोध क्या है, वो भी लिख लेते हैं। चौथा अवरोध है एक्स और वाई दोनों ही 0 से बड़े हैं, एक्स और वाई दोनों ही 0 या 0 से बड़े हैं का हल क्षेत्र, का हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है। ये सब लिख लिया है हमने। अब हमें क्या चाहिए, अब हम इससे संबंधित आलेख यहाँ पर बनाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बना लेते हैं आलेख। देखिए, यहाँ से बनाते हैं इसका आलेख, यहाँ से इससे संबंधित एक आलेख हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने इससे संबंधित आलेख यहाँ पर बना दिया। कहाँ तक जाना है हमें, 10 तक जाना है। दो दो का अंतर ले लेते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, यहाँ भी यही करते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ये मूल बिंदु है जो कि 0, 0 होगा। अब पहला बिंदु क्या लिया था हमने, देखते हैं। और उसके बाद फिर पहला बिंदु क्या है हमारे पास, 0, 1, 1, 0। ठीक है, 0, 1, 1, 0 से हम यहाँ पर बना देते हैं। तो 0, 1, 1, 0 यहाँ पर कहीं पर होगा, तो इसको मिलाती हुई हम एक यहाँ पर खींच सकते हैं। ये पहली समीकरण वाली रेखा होगी। चाहे तो इसका नाम भी लिख सकते हैं आप, क्या थी ये, एक्स प्लस वाई बड़ा या बराबर है किससे, एक से। ये बिंदु हो गए हमारे, ये बिंदु है 1,0 और ये बिंदु है 0,1, 0,1। दूसरे पर बिंदु देखते हैं। दूसरी असमीका पर बिंदु है हमारे पास 0,5 और 1/2,0। तो 0,5 का मिलेगा, देखिए ये 2, 2, 4, 0,5 यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा। और उसके बाद 1/2 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा हमें। ठीक है, ये कहीं 1/2 होगा, तो 1/2 लिख लेते हैं इसको। यहाँ से खींच देते हैं एक लाइन इसके लिए, इसे मिलाती हुई ये हमने खींच दी है। और इसे नाम दे दीजिए आप, ये दूसरी समीकरण थी हमारी। ठीक है, तो दूसरी समीकरण क्या थी हमारे पास, दूसरी समीकरण थी, देख लेते हैं। दूसरी समीकरण हम जो भूल भी गए थे, 10x+y, 10x+y, 10x+y लिखना था, बड़ा या बराबर है किससे, 5 से। 10x+y बड़ा या बराबर है 5 से। ठीक है, यही थी। उसके बाद तीसरी देखते हैं। तीसरी हमने यहीं पर बिंदु है हमारे पास, ये है y का मान 1/10 और यहाँ x का मान 1 है। ठीक है, तो x का मान 1 तो यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा और 1/10 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा। तो यहाँ से कहीं से मैं एक लाइन, एक रेखा खींच देता हूँ बच्चों। ये हमारे पास आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये खींच दी होगी आपने।
देख लेते हैं इसको एक बार। यदि आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया था 1। तो ये भी हमने तीनों रेखाएं यहाँ पर खींच दी है। तीनों ही संतुष्ट नहीं करती है मूल बिंदु को, ठीक है ना। ये तीसरी थी, तीसरी को भी हम लिख देते हैं। ये थी x प्लस 10y, x प्लस 10y बड़ा या बराबर है किससे, 1 से। तो ये रेखा हमने यहाँ पर खींच ली है। अब हमें क्या करना है, ये सभी मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है। इसका अर्थ हुआ कि इनका जो हल क्षेत्र होगा वो ये होगा, ये इनका हल क्षेत्र होगा। तो हल क्षेत्र पर हमें बिंदु चाहिए। तो हमें एक बिंदु तो यहाँ पर मिल गया ए, जो कि 1,0 है। दूसरा बिंदु देखिए कितना है, 0,5। 0,5 में मिल गया। अगला बिंदु ज्ञात करना है हमें। तो ये जो बिंदु होगा, इसे बिंदु को हम बी नाम दे देते हैं और इस बिंदु को सी नाम दे देते हैं। तो बिंदु बी हमें कहाँ से मिलेगा, देखो बिंदु बी जो है वो 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो हम लिख देते हैं समीकरण 2 व 3 से। समीकरण समीकरण 2 व 3 से। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, देखिए ये है x प्लस 10y, x प्लस 10y बराबर कितना है 1। ठीक है। अगली समीकरण है 10x प्लस वाई बराबर 5 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 से गुणा कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 100x प्लस ये हो जाएगा 10y और बराबर 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 50। ठीक है। तो इसको विलोपन से हल कर लेते हैं। इसको विलोपन से हल करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा। तो ये होगा माइनस का 99x और माइनस का हो जाएगा 49। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 49/99। ये हमारा x का मान हो गया। अब x का मान के संगत हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो y का मान क्या होगा, आप निकाल सकते हैं इसको। y का मान हो जाएगा 1 में से 99 घटाएंगे आप। मैं सीधा मान निकाल देता हूँ बच्चों। देखो 10y, ठीक है, इसको यहीं हल कर लेते हैं। देखो x का मान कितना रखूंगा, 49/99। 49/99 और प्लस का कितना है 10y बराबर कितना है 1। ठीक है ना, यही है 10y। अब क्या करते हैं इसमें, इसे बराबर के इधर ले आते हैं। तो 10y बराबर 1 माइनस 49/99। तो यहाँ से 10y बराबर, देखिए 49 में से 99 घटा दो तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5 और बटे में कितना हो गया 99। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 5/99। ठीक है, तो ये हमारे पास बिंदु मिल गया है बी। इसका अर्थ ये हुआ कि बिंदु बी जो है, अतः बिंदु बी जो हम ढूंढ रहे थे, तो बिंदु बी में x का मान तो कितना आया है 49/99। 49/99 और इधर से कितना आ गया 5/99। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम कोणीय बिंदु की सारणी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोणीय बिंदु की सारणी बना देता हूँ। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु और यहाँ पर z का मान। तो z का मान कितना आया हमारे पास, z का मान है x प्लस 1.5 y। ये मान है। कोनी बिंदु में देखते हैं पहला बिंदु कौन सा आया। कोनी बिंदुओं में पहला बिंदु है 1,0। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1,0। ये पहला बिंदु है जिसको हमने ए कहा था। बिंदु बी हमने ज्ञात किया है, ये 49/99 कॉमा 5/99। और बिंदु सी देख लेते हैं हम। बिंदु सी हमारे पास है 0,5। तो ये हो गया 0,5। सबसे पहले यहाँ पर 1 रखेंगे तो देखिए ये तो हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 99। इसको हल करना पड़ेगा। देखो यहाँ हल कर लेते हैं इसको। 99 और ऊपर कितना है 49। उसके बाद प्लस यहाँ पर इसको 1.5 से गुणा कर देंगे तो 15×5 = 75 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7.5/99। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे। तो पूरा जोड़ के एक साथ ही लिख देते हैं बच्चों इसको। देखो तो ये हो जाएगा 50, 56, 56 ये आ जाएगा हमारे पास 56.5 और बटे में कितना हो गया 99।
उसके बाद ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको आगे हल कर सकते हैं। तो अब देखिएगा इसमें न्यूनतम क्या है हमारे पास, ये इसका न्यूनतम मान है, ये इसका न्यूनतम मान हो गया। तो हमारा उत्तर अब हम दे सकते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब मैं लिख देता हूँ कि अतः अतः देखिए, सबसे पहले हमने क्या माना था उस पर चलना पड़ेगा। हमने हमने माना था यहाँ पर F1 की मात्रा और F2 की मात्रा। तो यहाँ लिख देता हूँ, अतः मिश्रण में F1 की मात्रा कितनी लेना पड़ेगी, 49/99 मिलीग्राम। उसके बाद F2 की मात्रा, F2 की मात्रा F2 की मात्रा आ जाएगी हमारे पास 5/99, 5/99 मिलीग्राम मिलीग्राम होने पर न्यूनतम लागत या न्यूनतम मूल्य मूल्य कितना होगा, 56.99 रुपये होगा, 99 रुपये होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।